हेलो फ्रेंड्स, दास्तान-ए-जुर्म की कहानी के इस एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। इस दुनिया में तरह तरह के लोग होते हैं। उन्हीं लोगों में से एक शख्स था जिसका शौक़ फ़ोटोग्राफ़ी था, लेकिन फ़ोटोग्राफ़ी के साथ साथ दुनिया भर के दबे और छुपे खजाने को ढूंढना भी उसका एक बहुत बड़ा शौक़ था। ऐसे भी बहुत सारे लोग होते हैं दुनिया में जो दबे और छुपे खजानों को ढूंढने में लगे रहते हैं, खजाने को ढूंढने की कोशिश करते रहते हैं। बहुत बार खजाना मिलता भी है और बहुत बार खजाना नहीं भी मिलता है। इस पर कई फिल्में भी बन चुकी हैं, लेकिन ये जो शख्स था, इसने इतिहास के ज़रिए खजाना ढूंढने की बहुत कोशिश की, लेकिन कभी कामयाबी नहीं मिली। एक दिन उसके दिमाग में एक ख्याल आया कि जिस खजाने को बाहर ढूंढ रहा है वो तो बैंक में है। जब उसके दिमाग में ये ख्याल आया तो इसके बाद उसने इसके ऊपर काफ़ी रिसर्च की। रिसर्च करने के बाद उसने ये तय किया कि बैंक में रखे हुए पैसों को लूटा जाए, उसको चोरी किया जाए, क्योंकि अब मेरे लिए यही खजाना है। और साथ ही अपनी होशियारी या अक्लमंदी दिखाने का भी ये एक जरिया है। इसके बाद उसने एक बैंक को चुना और यहीं से कहानी अब शुरू होती है। ये कहानी है फ्रांस के एक शहर नीस की। उस वक्त दुनिया के कुछ ही ऐसे बैंक थे जिनकी मजबूती, जिनकी सुरक्षा की मिसाल दी जाती थी, और ये बैंक उन्हीं में से एक था जिसका नाम सोसाइटी जनरल था। इस सोसाइटी जनरल बैंक की खासियत ये थी कि ये बहुत पुरानी इमारत में बना हुआ था। इसकी सुरक्षा ऐसी थी कि वह गार्ड या इंसानों पर भरोसा नहीं करते थे, बल्कि बैंक की सुरक्षा उसमें लगे 20 टन के दरवाजे पर थी। हर दिन जब बैंक सुबह खुलने का वक्त होता तो सभी लोग आते हैं, कर्मचारी आते हैं, बैंक के स्टाफ आते हैं। सुबह बैंक खुलने के वक्त ही बैंक के उस मेन गेट को खोला जाता था और फिर बंद होने के वक्त बैंक के उस गेट को बंद कर दिया जाता था। इस बैंक की बिल्डिंग और दरों दीवार ऐसी थी कि उन दीवारों में लोहा लगा हुआ था, तो दीवारों को भी भेदना आसान नहीं था। उस बैंक में कोई रोशनदान नहीं था, कोई खिड़की नहीं थी और कोई छोटा सा भी रास्ता नहीं था जिससे कोई भी शख्स अंदर दाखिल हो सके। सिर्फ और सिर्फ एक बड़ा सा 20 टन का गेट था। उस गेट को बैंक खुलने के वक्त सभी के सामने खोला जाता था और सबके सामने फिर बैंक बंद होने के वक्त उसको बंद कर दिया जाता था। ये वो वक्त था जब बैंक से पैसे लेने और बैंक में पैसा जमा करने के लिए खुद ही बैंक जाना पड़ता था। सारा काम मैनुअल तरीके से होता था। उस वक्त टेक्नोलॉजी उतनी नहीं थी, कंप्यूटर नहीं थे, एटीएम मशीन भी नहीं थी, तो बैंक पूरी तरह इंसानों के हवाले था और सिक्योरिटी इस मजबूत दरवाजे और दीवारों के भरोसे थी। 19 जुलाई 1976 की सुबह बैंक खुलने का वक्त हुआ। वहाँ बैंक के सभी स्टाफ और बाकी सभी पहुँच गए। अब जिसकी जिम्मेदारी थी उस बैंक के ताले को खोलना, वह दरवाजे को खोलता है, लेकिन दरवाज़ा खुलता नहीं है। वो दोबारा कोशिश करता है, फिर भी नहीं खुलता है। करीब 10 से 15 मिनट हो जाते हैं। तभी बैंक स्टाफ को याद आता है कि ऐसा 2-3 बार पहले भी हो चुका है कि दरवाज़ा खोलने की कोशिश की गई और दरवाज़ा नहीं खुला। शायद वो अंदर से जाम हो जाता है। इसकी सिक्योरिटी की जिम्मेदारी जिस कंपनी को दी गई थी, जिसने दरवाज़ा बनाया था, जिसने ताला बनाया था, इससे पहले 2-3 बार जब भी दरवाज़ा नहीं खुलता था तो सिक्योरिटी कंपनी को ही फ़ोन किया जाता था और वो दरवाजे को खोलकर चले जाया करते थे। दूसरी तरफ अपनी ज़रूरत के हिसाब से अब कस्टमर भी बैंक पहुंच गए थे, तो बैंक स्टाफ के साथ साथ कस्टमर भी गेट के बाहर ही खड़े हुए थे। उधर दरवाज़ा खुल नहीं रहा था। 1 घंटे की तमाम कोशिशों के बावजूद दरवाज़ा नहीं खुला। तो अब सिक्योरिटी कंपनी को इन्फॉर्मेशन दी जाती है कि दरवाज़ा नहीं खुल रहा है, आप आ जाइए। कंपनी के लोग अब दरवाज़ा खोलने की कोशिश करते हैं, दरवाज़ा खुलता नहीं है। ऐसा लग रहा था कि दरवाज़ा बिल्कुल बुरी तरह से जाम हो चुका है। करीब 3 घंटे बीत जाते हैं, लेकिन वो दरवाज़ा नहीं खुला और इधर कस्टमर परेशान कि क्या करें।
तो फिर ये तय हुआ कि दरवाज़ा ऐसे तो खुलेगा नहीं, दीवार भी इतनी मजबूत हैं, टूट सकती नहीं। तो एक काम करते हैं, इस दरवाजे के अंदर ड्रिल मशीन से एक छोटा सुराख करते हैं और उसके ज़रिए ये देख सकते हैं कि अंदर हुआ क्या है। खैर कुछ वक्त लगा। ड्रिल मशीन के ज़रिए एक छोटा सा होल दरवाजे में किया गया जिससे कि एक हाथ अंदर जा सके। जब कंपनी के मुलाजिम ने हाथ अंदर डालकर उस लॉक को टटोला ताकि अंदर से लॉक को खोला जा सके, लेकिन जब हाथ अंदर गया तो वो हैरान रह गया। उसने देखा कि जहाँ पर लॉक होना चाहिए था उस लॉक की जगह को वेल्डिंग मशीन के ज़रिए पूरी तरह से जाम कर दिया गया था। अंदर से दरवाजे के दोनों हिस्सों को वेल्डिंग मशीन से जोड़कर जाम कर दिया है। पहले तो सिक्योरिटी कंपनी के मुलाजिम को हैरानी होती है कि ये कैसे हो सकता है। तब उसने अपने सीनियर को बताया कि अंदर से वेल्डिंग के थ्रू दरवाज़ा पूरी तरह से जाम कर दिया गया है। तब बदहवास लोगों ने बैंक की दीवारों को चारों तरफ से देखना शुरू किया। पूरी दीवार सही सलामत, छत भी सही सलामत, तो कौन ऐसा शख्स हो सकता है जिसने अंदर से वेल्डिंग के ज़रिए पूरे दरवाजे को लॉक कर दिया है। और जिसने भी लॉक किया है वो अंदर ही होना चाहिए, क्योंकि बाहर आने और जाने का दूसरा कोई रास्ता है नहीं। लेकिन अभी उससे पहले मुश्किल ये थी कि अंदर कैसे दाखिल हुआ जाए ताकि वहाँ का मंजर देखें। आखिरकार ये तय हुआ कि दीवार के पास वेल्डिंग मशीन से इतना बड़ा सुराख बनाया जाए कि एक आदमी एक बार में बैंक के अंदर दाखिल हो सके। अब उस दीवार में सुराख किया गया। अब धीरे धीरे एक एक करके सभी लोग बैंक के अंदर पहुंचते हैं और देखते हैं कि अंदर रखा हुआ सारा माल गायब था। बैंक में चोरी हो चुकी थी, सारा पैसा, गहना, माल सब कुछ गायब था। जब दरवाजे को देखा तो अंदर से वेल्डिंग मशीन के ज़रिए दरवाजे के लॉक और पूरे सिस्टम को इस तरह से बंद कर दिया गया था कि दरवाजे को कोई खोल ना सके, और इसलिए बाहर से दरवाज़ा खुल नहीं पा रहा था। अब उस वेल्डिंग को तोड़ा गया, अब दरवाज़ा खुलता है। अब अंदर जब उन्होंने देखा कि सारा पैसा और सोना लुट चुका है, बैंक में अब कोई भी कीमती सामान बचा नहीं था, और फिर उसकी नज़र पड़ी बैंक के अंदर बड़े से एक गड्ढे पर। अब साफ हो गया था कि ये मामला चोरी का है। किसी ने बहुत ही प्लानिंग करके बहुत ही सही तरीके से यहाँ इस बैंक में चोरी की है। अब फ़ौरन पुलिस को खबर दी जाती है। पुलिस मौके पर पहुँचती है। बैंक का मुआयना करने के बाद पुलिस की नज़र बैंक की दीवार पर लिखे एक मैसेज पर पड़ती है। जिसने भी बैंक पर हाथ साफ किया था, शायद उसने जाते जाते ये मैसेज लिखा था। यह मैसेज फ्रेंच लैंग्वेज में लिखा था, लेकिन उसका हिंदी ट्रांसलेशन यह है कि बिना किसी वायलेंस के, बिना किसी हिंसा के, बिना किसी नफ़रत के बैंक लूट लिया गया है। अब इससे क्लियर हो गया था कि बैंक में चोरी हुई है, और वो भी एक सुरंग के ज़रिए। खैर पुलिस की टीम सुरंग में उतरती है ये देखने के लिए कि इस सुरंग का दूसरा हिस्सा, दूसरा सिरा कहाँ पर खुलता है। सुरंग में बहुत अंधेरा था। अब वो अंधेरे में चलते गए। चलते चलते वो सीवर के पास से बाहर निकले। जहाँ पर वो सीवर निकल रहा था वहाँ पर बिल्कुल सुनसान था। तो अब पुलिस वालों को अंदाज़ा हो गया कि चोर इसी रास्ते से वापस चले गए हैं। बैंक में बचा हुआ खाना पड़ा था। इसके अलावा बैंक में उनको 27 सिलेंडर भी मिले थे, जो शायद बैंक के अंदर तिजोरी को काटने के लिए इस्तेमाल किया गया था। इतना ही नहीं, जिस सुरंग के दरवाजे से टीम बाहर निकली थी तो वहाँ पर वेंटिलेशन मशीन लगी हुई थी ताकि हवा फ्रेश रहे और वो सांस ले सके, ताकि अंदर दम ना घुट जाए। तो इतने सारे इंतजाम के साथ शहर के एक सबसे सुरक्षित बैंक के अंदर एक चोर चोरी कर चुका था। जब हिसाब किताब लगाना शुरू किया तो उस वक्त रिपोर्ट के मुताबिक इंडियन करेंसी में करीब 900 करोड़ कैश और ज्वेलरी की खबर पूरी दुनिया की मीडिया के फ्रंट पेज पर आई। काफ़ी कोशिशों के बाद भी पुलिस को चोर की कोई जानकारी नहीं मिली। 3 महीने बीत चुके थे। अब अक्टूबर 1976 आ चुका था। पुलिस कोशिश कर रही है 900 करोड़ के चोरों को पकड़ने की,
और अभी भी पुलिस के हाथ खाली हैं। 3 महीने के बाद अक्टूबर 1976 में एक लड़की अचानक एक पुलिस स्टेशन में पहुंचती है। इसी नीच शहर की वो लड़की थी और वहां जाकर कहती है कि मेरे पास इस बैंक चोरी के बारे में एक जानकारी है, और वो कहती है कि वो मेरा बॉयफ्रेंड है। और उसकी बातों से मुझे कल ही पता चला है कि अचानक उसके पास पैसे, काफ़ी सारे पैसे आ चुके हैं। मुझे अंदाज़ा है कि उसने ही इस बैंक को लूटा है। एक शहरी होने के नाते मेरा फ़र्ज़ है कि मैं इस चोरी की खबर पुलिस को बता दूं। चोरों ने बैंक की सुरक्षा को भेद कर बैंक से 900 करोड़ की चोरी कर ली है। ये एक बहुत बड़ा अमाउंट था। पुलिस ने उस लड़की को थैंक्स कहा और उसके बॉयफ्रेंड को अरेस्ट करके पूछताछ शुरू की, और इसके अलावा कई लोगों को पुलिस ने पकड़ा। तो पूछताछ में उन्होंने बताया कि इस चोरी का मास्टरमाइंड कोई और है और वो हम में से नहीं है, वो अभी पकड़ा नहीं गया है और वो इस गैंग का सरगना भी नहीं है। काफ़ी सख्ताई के बाद उन चोरों ने उस मास्टरमाइंड का नाम बताया और उस मास्टरमाइंड का नाम था एल्बर्ट स्पाज़ियारी। एल्बर्ट स्पाज़ियारी इटली का रहने वाला था। वो पेशे से एक फ़ोटोग्राफ़र था। फ़ोटोग्राफ़ी के साथ साथ इसको दबे और छुपे खजाने को ढूंढना भी इसका शौक़ था। अब जब ये नाम पुलिस के सामने आया तो इसकी तलाश शुरू होती है और आखिरकार पुलिस को कामयाबी मिलती है और इसको गिरफ़्तार कर लिया जाता है और अब इससे पूछताछ शुरू होती है। फिर उसने बताया कि मैं दुनिया भर में बहुत सारे खजाने की तलाश में भटक रहा था, लेकिन कहीं से भी कोई कामयाबी मुझे नहीं मिल पा रही थी। तब मैं शहर में आया। मुझे इस बैंक की असलियत पता चल गई थी कि इस बैंक में बहुत सारे पैसे हैं, बहुत सारा खजाना है। और इसी सोसाइटी जनरल बैंक में फिर मैंने अपना अकाउंट खुलवाया। अकाउंट खोलने के बाद अब मैं बैंक में आता था और चला जाता था और अब मैंने चोरी की प्लानिंग शुरू कर दी थी। सबसे पहले मैंने इस बैंक में एक लॉकर लिया। बैंक आने जाने के दौरान बैंक के अंदर की फ़ोटो भी ले ली थी, क्योंकि वो एक फ़ोटोग्राफ़र था। उसने देखा कि इस पूरे बैंक की सुरक्षा सिर्फ़ एक मेन गेट के हवाले है, जो 20 टन का वजनी है। उसे खोलने वाला कोई नहीं है। फिर उसने ये भी सोचा कि बैंक के अंदर शायद कुछ सिक्योरिटी सिस्टम ज़रूर होगा। इसको चेक करने के लिए उसने एक अलार्म घड़ी खरीदी और उसमें रात के 2 बजे का अलार्म लगाकर उसने अपने लॉकर में रख दी। अलार्म रात में बजा और अगले दिन बैंक जाकर देखा तो बैंक में कोई हरकत नहीं थी, कोई हलचल नहीं थी। अगले दिन फिर उसने वही किया, लेकिन फिर भी बैंक के अंदर कोई हलचल उसे दिखाई नहीं दी। तो अब वो पूरी तरह से कन्विंस हो गया था कि इस बैंक में सिक्योरिटी सिस्टम कुछ नहीं है जो किसी भी चीज़ को या किसी आवाज़ को डिटेक्ट कर सके, क्योंकि लॉकर के अंदर अलार्म बज रहा है लेकिन वहाँ किसी को खबर नहीं थी। यदि कोई सिक्योरिटी सिस्टम बैंक के अंदर होता तो पुलिस को खबर लग चुकी होती और उसी वक्त बैंक में हंगामा मच गया होता, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता है। इसका मतलब है कि बैंक में कोई सेंसर वगैरह कुछ नहीं है। बैंक में सुबह से रात तक नॉर्मल काम चल रहा है। उसे लगा कि बस अब इस बैंक को लूटना आसान है। बैंक के चारों तरफ सब कुछ अपनी नज़रों से पहले ही चेक कर चुका था। इसके बाद वो फेक इंजीनियर बनकर शहर के म्युनिसिपल दफ्तर पहुंचता है। वहां से शहर का नक्शा लेता है। शहर के नक्शे को लेकर अब उसने उस बैंक की लोकेशन देखी। उस बैंक के आसपास की तमाम चीज़ों को बड़े ध्यान से, बड़े गौर से देखा, लेकिन उसे कहीं से भी बैंक में एंट्री करने का कोई रास्ता समझ नहीं आ रहा था, क्योंकि बैंक की छत, दीवार और उसके दरवाजे को भेदना नामुमकिन था। कहीं एक ऐसा छोटा रोशनदान भी नहीं था जिससे बैंक के अंदर दाखिल हुआ जा सके। तब उसने सोचा कि ज़मीन के ऊपर की बजाय ज़मीन के नीचे से बैंक में एंट्री की जाए। तब उस नक्शे के ज़रिए उसे पता चला कि यहाँ पर सीवेज लाइन है। तो फिर उसने अपना सारा फोकस नक्शे के हिसाब से इस सीवेज लाइन पर लगा दिया और फिर एक रोज़ इस सीवेज लाइन में वो उतर गया। उतरने के बाद उसने अपना काम शुरू कर दिया और फिर उसने देखा कि यह सीवेज लाइन शहर की मेन सीवेज लाइन है और ये लाइन
थोड़ा आगे चलकर कटी हुई है और वहाँ से अगर हम सुरंग बनाएंगे तो सीधे बैंक के अंदर जाकर इस सुरंग को खोला जा सकता है। अब यहाँ तक तो सब ठीक था, लेकिन कटी हुई जगह से बैंक तक 26 फीट लंबी सुरंग बनाना और खुदाई करना ये आसान काम नहीं था और उस अकेले बंदे के बस की बात नहीं थी। ये खुदाई और सुरंग बनाना उसे आता नहीं था। अब इस काम को अंजाम देने के लिए उसने सुरंग बनाने और खुदाई करने वाली एक टीम को अपने साथ मिला लिया। बैंक में चोरी करने का उन्हें अपना आइडिया दिया। वे सब इस काम को करने के लिए तैयार हो गए। उन्होंने कहा कि ये काम सिर्फ रात के अंधेरे में ही हो सकता है और इस काम में काफ़ी वक्त लगेगा और इसके बाद काम शुरू होता है। इस काम को पूरा करने में उन्हें पूरे 2 महीने लगे। 26 फीट का ये सुरंग बनाने में 2 महीने पूरे होने के बाद अब ये बैंक की छुट्टी वाले दिन का इंतज़ार करने लगते हैं। अब उन्होंने सोचा कि इतवार के दिन बैंक बंद रहता है, सोमवार के दिन बैंक खुलेगा। तो सब ने मिलकर ये तय किया कि शनिवार के दिन जैसे ही शाम को बैंक बंद होगा वैसे ही हम बैंक के अंदर चले जाएंगे। अब शनिवार को जैसे ही शाम को बैंक बंद होता है, ये सब लोग अपने साथ ज़रूरत का सारा सामान, खाना, गैस सिलेंडर, कटर वगैरह लेकर बैंक के अंदर पहुंच जाते हैं। अगले 27 घंटे तक ये लोग बैंक में रहते हैं। शनिवार की रात और इतवार का पूरा दिन और इतवार की पूरी रात बैंक में रहकर बड़ी ही तसल्ली से बैंक के सारे लॉकर तोड़ते हैं, सारा माल, दौलत, खजाना इकट्ठा करते हैं, खाना पीना सब वहीं करते हैं। सब करने के बाद एक वेल्डिंग मशीन से मेन गेट को वेल्ड करके पूरी तरह से बंद कर देते हैं, पूरी तरह से लॉक कर देते हैं, ताकि कोई अंदर आना भी चाहे तो अचानक से ना आ पाए, क्योंकि बैंक के अंदर आने का इस मेन गेट के अलावा कोई दूसरा रास्ता था नहीं। इस तरीके से इसने सारी लूटपाट की। लेकिन गैंग मेंबर की एक गर्लफ्रेंड ने पुलिस के पास जाकर भांडा फोड़ दिया और सारे लोग पकड़े गए और अब ये मास्टरमाइंड भी पकड़ा जाता है। इसके बाद उनको जज के सामने पेश किया गया। सारे सबूत इसके खिलाफ थे। इसने अपना जुर्म, अपना गुनाह कबूल किया। इसने कहा कि मैं ही मास्टरमाइंड हूँ, इस पूरी चोरी की प्लानिंग मैं नहीं की थी। इसलिए उस जुर्म को देखते हुए उस वक्त अदालत ने इसको उम्र कैद की सज़ा सुनाई। उम्र कैद की सज़ा तो मिल गई, लेकिन अभी तक चोरी का माल मिला नहीं था। अब पुलिस इधर परेशान थी कि थोड़ा बहुत तो सामान मिल गया है, लेकिन बाकी का माल, बाकी का खजाना कहाँ है। पुलिस उससे बार बार पूछ रही थी। पुलिस ने यह भी कहा कि खजाना बता दो तो सज़ा कम करवा देंगे, लेकिन उसने बताया नहीं। तो फिर उसने कोर्ट में एक कोड वर्ड लिखकर जज को दिया। जज ने कहा कि अब बताओ कि खजाना कहाँ है। तो उसने कहा कि मैं कोर्ट में सबके सामने ये नहीं बता सकता कि खजाना कहाँ छुपा हुआ है। ये कोड वर्ड मैंने आपको दे दिया है और इसी कोड में लिखा है कि खजाना कहाँ पर छुपा है, और इस कोड को डिकोड मैं सिर्फ आपके सामने करूँगा और वो भी अकेले में। जज साहब इसके लिए तैयार हो गए। अब बाकी सारे लोग कोर्ट रूम में थे। जज के चैम्बर में जज और चोर दोनों पहुंचते हैं। जज साहब कहते हैं कि चलो अब बताओ, वहाँ कोर्ट में तो आप सबके सामने बता नहीं रहे थे, लेकिन अब यहाँ मुझे अकेले में बता सकते हो। यह कुछ टाइम लेता है और कुछ बताना शुरू करता है। तभी चोर की नज़र खुली हुई एक विंडो पर पड़ती है। बिना देरी किए चोर उसी विंडो से कूदकर भाग जाता है। जब वो नीचे कूदता है तो वहाँ पर एक बाइक खड़ी हुई थी, उस पर बैठता है और भाग जाता है, और वो फिर कभी ज़िंदगी में पकड़ा नहीं गया। आखिरकार बहुत लंबा वक्त बीत गया था, तो फिर जून 1989 में इटली से खबर आई कि एल्बर्ट की मां ने कहा है कि उसके बेटे की मौत हो गई है। जब उनसे पूछा गया कि मौत कैसे हुई, तो उन्होंने कहा कि ये मुझे भी मालूम नहीं है। कुछ लोग मेरे बेटे की डेड बॉडी को मेरे घर के बाहर रख कर चले गए थे। तो आज भी ये एक राज है, सस्पेंस है कि एल्बर्ट की मौत कैसे हुई थी, किन लोगों ने मारा या फिर नेचुरल डेथ हुई थी।
और वो कौन लोग थे जो उसकी डेड बॉडी को उसके घर के बाहर छोड़कर चले गए थे। लेकिन इससे पहले जब वो कोर्ट से भाग गया था, तब एल्बर्ट ने एक टीवी इंटरव्यू दिया था और उसी टीवी इंटरव्यू में उसने सारी डिटेल बताई थी कि उसने इस चोरी की प्लानिंग कैसे की थी। वही डिटेल है जो मैंने अभी आपको सुनाई है। आज कहानी में सिर्फ इतना ही। दोस्तों, इस घटना को सुनाने का मकसद किसी का दिल दुखाना या किसी को परेशान करना बिल्कुल नहीं है, बल्कि आपको जागरूक और सचेत करना है। दास्तान जुर्म अभी बाकी है। हम जल्दी फिर लौटेंगे एक और नई कहानी के साथ। तब तक आप अपना और अपनों का ख्याल रखें। हमारी ये कहानी आपको पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय और सुझाव ज़रूर दें। बहुत बहुत धन्यवाद।